हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझने के लिए हमें यहाँ पे हाइगेन का तरंग सिद्धांत जो है देखना होगा। तो हमारी मुख्य अवधारणा यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइगन का तरंग सिद्धांत हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार हमारे पास जो प्रकाश तरंग होता है, ठीक है, यानी कि प्रकाश जो है संचरण से संबंधित तरंग का प्रतिपादन जो है क्रिश्चियन हाइगन ने किया था। तो क्रिश्चियन हाइगन ने प्रकाश सरण से संबंधित तरंग का जो है सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है। पहले उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि प्रकाश तरंग के रूप में यहाँ पे चलता है, या तरंग के रूप में या क्या होता है, संचरित होता है। ठीक है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, सबसे पहले उन्होंने यह बतलाया। फिर उन्होंने कहा कि इसका वेग जो है सभी जगह समान होता है, यह जो वेग होता है सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग से जाता है, तथा ये किसी भी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचता है, तब हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। तो उन्होंने इसका वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये सभी दिशाओं में समान वेग से संचरित होता है, यह बतलाया। और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वस्तु है, तो इस पे जो है प्रकाश तरंग पड़ेगी। इस तरह से मान लेते हैं कि प्रकाश तरंग इस पर पड़ेगी, तो यह जो तरंग है वापस परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर आएगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वस्तु को देख सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। संपूर्ण ब्रह्मांड में काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है, उन्होंने कहा। ठीक है, ईथर जो है पूरे ब्रह्मांड को इस तरह से चारों ओर से घेरे हुए है, जिसमें होकर के तरंग चलती है। और ईथर जो होता है भारहीन तथा सभी जगह समांगी होता है, और इसका जो घनत्व होता है, ठीक है, रो, यह भी कम होता है और प्रत्यास्था बहुत अधिक होती है, ऐसा हमें बताया गया। तो ये तो हो गया हमारे पास हाइगेन का तरंग सिद्धांत, और ये हो गई हमारी प्रश्न की मुख्य अवधारणा। अब हम लोग अपने प्रश्न के उत्तर में आते हैं, जिसमें हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का हम लोग को सिद्धांत देखना है। तो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत देखने के लिए क्या होता है कि माध्यम में तरंग संचरण तथा तरंग के आगे बढ़ने को समझने के लिए हम लोग हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जो है देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे द्वितीयक तरंगिकाओं के चित्र में आते हैं कि यह किस तरह से होगा। तो देखो, द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है प्रतिपादन किया गया, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ज्यामितीय विधि यानी कि गणितीय विधि लगा करके किसी भी क्षण विशेष तरंगाग्र की जो स्थिति है, कहाँ पे है और वो किस दिशा में संचरित हो रही है, इसके बारे में जान सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि इस तरह से हमारे पास स्रोत हो गया, स्रोत से प्रकाश तरंग इधर निकल रही है, और ये प्रकाश तरंग जो है इस तरह से आगे की ओर संचरित हो रही है। ठीक है, तो आगे की ओर संचरित हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो, यहाँ पे हम लोग एक एनवलप बना देते हैं। हमारा ये मुख्य एनवलप क्या है, ए और बी ए वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो हमें तरंग स्रोत यहाँ पे मिल रहा है इस तरह से, तो इनमें से सभी से क्या होगा कि प्रकाश जो है, प्रत्येक तरंग स्रोत जो है यहाँ पे, या फिर यह कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु जो मिला 1 2 3 4 5 के रूप में, ये सभी बिंदु क्या हो जाएंगे, प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेंगे, और इस तरह से इनमें से प्रकाश जो है उत्सर्जित होगा, जैसे इस स्रोत से प्रकाश जो है उत्सर्जित हो रहा था। तो ये इसी तरह से फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीयक तरंगिकाएं हो जाएंगी हाइगन का। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं। अब ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, ये क्या होगा कि आगे की ओर बढ़ेंगी, और यही हमारी मूल तरंग के वेग से भी आगे बढ़ेंगी। ये जो द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग होगा वो कितना होगा, मूल तरंग के वेग के बराबर, c के बराबर, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का यहाँ पे वेग होगा, और यह इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इसको किस तरह से हम लोग देख सकते हैं, देखिए, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर जो खींचा गया एनवलप होगा, ठीक है, तो बाहर की ओर हम लोग यहाँ पे एनवलप किस तरह से खींच सकते हैं कि ए बी जो है हमारे पास इस तरह से, ए और बी इस तरह से, ये हो गया एनवलप। ठीक है, तो यह जो एस हमने स्रोत लिया था, उस बिंदु प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो है निकल रहा था, और ए बी पर किसी क्षण उत्पन्न ये जो गोलाकार तरंगाग्र है, ठीक है, जिसे हमने 1 2 3 4 5 से यहाँ पे दर्शाया है, टी समय के पश्चात तरंगाग्र की स्थिति क्या होगी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। किसके अनुसार, हाइगन के अनुसार, जो तरंगाग्र ए बी में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, और यह बिंदु स्रोत होगा, जिसके लिए हमारे पास यह जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, P1 P2 और P3 P4 या फिर P5 या फिर 1 2 3 4 5 की तरह भी हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। और इन बिंदुओं से उत्पन्न तरंगिकाओं के द्वारा टी समय में जो तय की गई दूरी होगी, ठीक है, टी समय में यहाँ पे
तय की गई दूरी, तो दूरी को यहाँ स्मॉल डी से दर्शा दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तरंग का वेग गुणित यहाँ पे समय t, क्योंकि t समय में हमने इसको देखा, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। और v जो है तरंगिकाओं यानी कि जो तरंग का वेग है इसको दर्शा रहा है, जो कि हमने 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के रूप में दर्शाया। तो ये तो हो गया गोलाकार तरंगाग्र के लिए। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, समतल तरंगाग्र का भी अध्ययन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यही बिंदु स्रोत S जो है, इससे प्रकाश इस तरह आ रही है, ठीक है। अब ये समतल तरंगाग्र बना रहा है, समतल तरंगाग्र बना रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारे पास गोलीय तरंगाग्र अंदर में बन रहा है, और ये समतल हमने एनवलप लिया है, ठीक है। तो जो समतल तरंगाग्र बनना यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसमें तरंगाग्र क्या होगा कि जो A और B जो एनवलप हमने खींचा है, ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाओं के जनक बिंदु होंगे, यानी कि इन्हीं से द्वितीयक तरंगाग्र जो है उत्पन्न होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीयक तरंगिकाओं को प्रदर्शित करेगा, और फिर से हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरह से द्वितीयक तरंगाग्र का निर्माण होगा, ठीक है। और जो नवीनतम तरंगाग्र बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ये जो हमने एनवलप खींचा है A1 B1 पे, और यहाँ पे ये जो A2 B2 है ये हमारा पीछे की तरफ के तरंगाग्र को दर्शा रहा है। तो इसे हाइगन के अनुसार हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि तरंग जो है आगे की दिशा में बढ़ता जाता है, ठीक है, विपरीत दिशा में बढ़ना को हम लोग नहीं दर्शाते, तो इसे हम लोग तरंगाग्र नहीं कहेंगे। ये जो A2 B2 वाला है इसको तरंगाग्र नहीं कहेंगे। उसी तरह से A2 B2 इसमें जो है इसको तरंगाग्र नहीं करेंगे। ये जो आगे की तरफ बढ़ रहा है ना A1 B1, और फिर हम लोग इधर और अगर ले लेंगे, ठीक है, उसे हम लोग तरंगाग्र कहेंगे। तो ये होता है हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जिसके माध्यम से हम लोग तरंग संचरण का मान यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तरंग संचरण जो हो रहा है, ठीक है, उसका हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि यह किस तरह से आगे बढ़ रहा है और इसकी स्थिति कैसी होगी। तो आशा है आपको यह उत्तर जो है समझ में आया होगा। धन्यवाद।